तो शुभ समाचार में शुरुआत सबसे शुभ तस्वीर के साथ। अयोध्या से लेकर गोवा तक राम संस्कार की दिव्य चमक बिखरी है। अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण के बाद आज गोवा में श्री राम की प्रतिमा का अनावरण होगा। गोकर्ण जीवोत्तम मठ के 550 साल पूरे होने के अवसर पर श्री राम की प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसका आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनावरण करेंगे। ये प्रतिमा 77 फीट ऊंची है। इसमें राजा राम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसे मशहूर शिल्पकार राम सुतार ने तैयार किया है। राम सुतार ने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना की थी। गोवा में श्री राम प्रतिमा का अनावरण करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में श्री कृष्ण मठ के एक धार्मिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। मोदी सुबह करीब 11:30 बजे उडुपी के श्री कृष्ण मठ में लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस भक्ति सभा में 1 लाख लोग गीता पाठ करेंगे। फिलहाल सबकी निगाहें गोवा पर टिकी हैं, जहां चक्रवर्ती राजा राम की अद्भुत प्रतिमा के दर्शन राम भक्तों को होंगे। देश दुनिया में प्रभु श्री राम की जय जयकार हो रही है। रामनगरी अयोध्या के बाद अब देश के पश्चिमी भाग गोवा में जय श्री राम की गूंज हो रही है। गोवा में भी धनुर्धारी राजा रामचंद्र जी की विशालकाय भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जो न केवल उनके अद्भुत अलौकिक स्वरूप की झलक पेश कर रही है, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम चक्रवर्ती सम्राट के रूप में उनकी गाथा को भी बयां कर रही है, जिनका गौरव गान देश दुनिया के कोने कोने में होता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस प्रतिमा का औपचारिक अनावरण करने जा रहे हैं। श्री राम की यह प्रतिमा दक्षिणी गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण पार्तगली जीवोत्तम मठ में स्थापित की गई है। यहाँ पर मठ की 550 वर्ष पुरानी परंपरा के उपलक्ष्य में दिव्य उत्सव हो रहा है। इसी सिलसिले में यहाँ श्री राम की शानदार प्रतिमा लगाई गई है। आपको बता दें, श्री संस्थान गोकर्ण पार्तगली जीवोत्तम मठ प्रथम गौड़ सारस्वत ब्राह्मण वैष्णव मठ है। यह द्वैत संप्रदाय का मठ है। इसकी स्थापना जगत गुरु माधवाचार्य ने 13वीं शताब्दी में की थी। श्री संस्थान गोकर्ण पार्तगली जीवोत्तम मठ का मुख्यालय दक्षिण गोवा के छोटे से कस्बे में कुशावती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर श्री राम की यह अनूठी प्रतिमा स्थापित की गई है। बताया जा रहा है कि यह दुनिया में प्रभु श्री राम की अब तक निर्मित सबसे ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 77 फीट है। इस प्रतिमा को गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण करने वाले शिल्पकार राम सुतार ने बनाया है। इसका निर्माण काशी से किया गया है। इसमें भगवान राम एक हाथ में धनुष लिए दिखाई दे रहे हैं। उनके चेहरे पर सौम्यता, दृढ़ता और दिव्य आभा का भाव उकेरा गया है, जो प्रतिमा को अत्यंत जीवंत बनाता है। इसकी ऊंचाई जो है ये 65 फुट की मूर्ति है। नीचे 12 फुट का पेडेस्टल है और एक कांसे में बनाई है हमने, जिसको LTV2 भी कहते हैं। 85% कॉपर होता है, 5% टिन होता है, 5% जिंक होता है, 5% लेड होता है। उस धातु से बनाई है। यह प्रतिमा आधुनिक भारतीय शिल्प कौशल का बेमिसाल उदाहरण है। इसका निर्माण नोएडा स्थित वर्कशॉप में किया गया और फिर स्थापित करने के लिए इसे गोवा ले जाया गया। मठ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रतिमा के 2 मॉडल बनाए गए, जिनमें से एक चुना गया और फिर उसके आधार पर इस विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया। मठ की ओर से श्री राम की जैसी छवि का निर्माण करने का अनुरोध किया गया था। मूर्तिकारों ने उसी के अनुरूप इसे तैयार करके पेश करने का प्रयास किया है। इसके अंदर जो कपड़ों का जो पहनावा है, उसके अंदर आप देखेंगे बहुत लचकीलापन है, एकदम नेचुरल जो दिखते हैं वो हैं। और सबसे ज्यादा जो लोगों को पसंद आया वो है आंखें और चेहरा, जिसके अंदर लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं अभी भी कि इतना बढ़िया चेहरा आपने बनाया है, जिसके अंदर मुस्कान है और आंखों में जो डेप्थ दी हुई है, और लोगों को बहुत पसंद आई। इस प्रतिमा को बनाने में 1 साल लगा है और मठ के दिशा निर्देशों के आधार पर ही इसकी साज सज्जा भी की गई है।
तभी इसका इतना मनमोहक स्वरूप उभर कर सामने आया है। ऑर्नामेंट्स के अंदर जो स्पेसिफिक कुछ ऑर्नामेंट्स जो राम जी को पहनाए जाते हैं वो स्वामी जी ने हमें बताए और फिर वो हमने इसके अंदर डाले। उन्होंने फोटोग्राफ्स दिखाए, जो ऑर्नामेंट्स चाहिए होते हैं जैसे होने चाहिए वो दिखाए, और उन्हें फिर जब हमने 1:1 स्केल में जब हमने स्टैचू बनाए तब भी आके देखे उन्होंने, और अप्रूवल के बाद फिर हमने ढलाई करके पूरी स्टैचू बनाई हमने। भगवान श्री राम की इस प्रतिमा की खास बात ये भी है कि इसके आधार स्तंभ पर श्री राम के अलग अलग नाम भी उकेरे गए हैं और उद्घाटन शिलापट्ट भी यहीं पर निचले भाग में लगाया गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी दिन में 3:45 पर मठ में स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचेंगे। इसके लिए मठ के परिसर में एक विशेष हेलीपैड का निर्माण किया गया है। वे यहाँ पर रामायण थीम पार्क और गार्डन का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे 550 रुपए का स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट भी जारी करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा लहराए जाने के बाद अब गोवा में श्री राम की यह प्रतिमा एक और प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में नजर आएगी। आपको बता दें, गोवा में इस प्रतिमा के अनावरण से पहले पीएम मोदी आज एक और धार्मिक यात्रा पर कर्नाटक जा रहे हैं। वे सुबह 11 बजे उडुपी के दौरे पर पहुंचेंगे। उडुपी में पीएम सुबह 11:30 बजे 800 साल पुराने श्री कृष्ण मठ जाएंगे और लक्ष्य कांथा गीता पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे मठ में कृष्ण गर्भगृह के सामने स्थित सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करेंगे और पवित्र कड़क कंडी के लिए कड़क कवच स्वर्ण आवरण भी समर्पित करेंगे। कहते हैं इसी के माध्यम से संत कनकदास को भगवान कृष्ण का दिव्य दर्शन हुआ था। श्री कृष्ण मठ में होने वाले कार्यक्रम में 10,000 श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। कर्नाटक से गोवा तक दक्षिण और पश्चिमी भारत में यह धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन देश की सांस्कृतिक एकता की अनूठी तस्वीर पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, देश विदेश में कोने कोने में प्रभु श्री राम के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा देखी जाती है। यही कारण है कि कनाडा और इंडोनेशिया तक में उनकी प्रतिमाएं देखने को मिलती है। वहीं भारत में भी कई जगहों पर श्री राम की विशाल प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जबकि कुछ और प्रतिमाएं बनाने और लगाने का काम चल रहा है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सबके आराध्य हैं और उनकी भक्ति की कोई भी सीमा नहीं है। रामनगरी अयोध्या में रामलला की दिव्य प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर में राजा रामचंद्र जी का भव्य दरबार सज चुका है। श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा भी लहरा रही है। देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में भगवान श्री राम का नाम गूंज रहा है। आज गोवा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। वहीं इससे पहले देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी कई विशाल प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी हैं। ये तस्वीरें कनाडा के मिसिसागा में स्थापित की गई श्री राम की प्रतिमा की है, जो अद्भुत और भव्य है। उत्तरी अमेरिका की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के नए प्रतीक की ये तस्वीरें हैं, जो 7 समंदर पार श्री राम के प्रति भक्ति, सनातन की शक्ति, एकता और सांस्कृतिक गर्व को दर्शाती है। इसी साल अगस्त में कनाडा के मिसिसागा शहर में भगवान राम की विशाल प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ। इस प्रतिमा की ऊंचाई 51 फीट है और ये 7 फीट ऊंचे आधार स्तंभ पर स्थित है। इस प्रतिमा को हिंदू हेरिटेज सेंटर में स्थापित किया गया है। प्रभु श्री राम की यह मूर्ति दिल्ली में ही फाइबर ग्लास और मजबूत स्टील स्ट्रक्चर से बनाई गई है। ये कनाडा की सर्दियों और 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं का भी सामना कर सकती है। इसके अलावा इंडोनेशिया में बाली के देनपसार में स्थित टीटी बांडा प्रतिमा भी श्री राम की चर्चित प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है। इसमें श्री राम के चारों ओर 18 वानरों का समूह दिखाया गया है, जो समुद्र पर पुल बनाने में उनकी मदद करते हैं। वहीं भारत में भी जगह जगह श्री राम की कई शानदार प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी है। अक्टूबर 2024 में नासिक के तपोवन इलाके में भी श्री राम की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया था। नासिक में लगाई गई श्री राम की प्रतिमा की ऊंचाई 70 फीट है। इसे यहाँ के राम सृष्टि उद्यान में लगाया गया है।
इसके अलावा प्रयागराज में भी भगवान राम की आकर्षक प्रतिमा लगाई गई है। ये प्रतिमा प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में है। इस पर भगवान राम को निषाद राज को गले लगाते हुए दिखाया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 51 फीट है। इस अप्रैल 2025 में दर्शन के लिए खोला गया। इतना ही नहीं, अभी श्री राम की कई और भव्य प्रतिमाओं का निर्माण हो रहा है और जल्द ही उनका अनावरण हो सकता है। रामनगरी अयोध्या में श्री राम की 823 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की योजना है। यह प्रतिमा सरयू नदी के किनारे लगाई जाएगी। आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी के किनारे श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। आंध्र प्रदेश में प्रतिमा की आधारशिला जुलाई 2023 में रखी गई थी। ये जल्द ही बनकर तैयार होने की संभावना है। तो आने वाले समय में देश दुनिया में और भी जगहों पर रघुकुल शिरोमणि सूर्यवंशी भगवान श्री राम की कुछ और अनूठी प्रतिमाओं के दर्शन हो सकते हैं। इससे न केवल आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता का प्रसार होगा, बल्कि देश दुनिया में सनातन की सांस्कृतिक पहचान, गौरव और प्रतिष्ठा भी अधिक मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात बद्री विशाल जी की। वैसे तो बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही यहाँ की और चारधाम तीर्थ यात्रा का समापन हो गया, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा शंकराचार्य जी की डोली के जोशीमठ पहुंचने पर होती है। कल डोली जोशीमठ पहुंची तो धूमधाम से उसका स्वागत किया गया और इसके बाद नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की गई। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी अब शीतकालीन गद्दी स्थल जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में विराजमान हो चुकी है। अब 6 माह तक यहाँ पर पूजा अर्चना होगी और दर्शन श्रद्धालुओं को हो पाएंगे। बद्री विशाल की जय जयकार और गाजे बाजे के साथ आदि शंकराचार्य जी की गद्दी लेकर बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी और श्रद्धालुओं का काफिला जोशीमठ पहुंच गया। ढोल नगाड़ों की थाप और मंगल गीतों की मधुर ध्वनि के बीच नाचते गाते श्रद्धालुओं का ये जत्था यहाँ शंकराचार्य जी की डोली का स्वागत करने उमड़ा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद कुबेर और उद्धव जी को पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में विराजमान किया गया और इसके बाद बृहस्पतिवार को जगत गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंची। यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना की गई और इसी के साथ इस साल बद्री विशाल की यात्रा का पूरी तरह से समापन हो गया। 2025 की जो यात्रा है विधिवत संपन्न हो चुकी है और भगवान की जो देव पूजा है वो आज से परसों से ही प्रारंभ हो चुकी है और जो परंपराएं हैं उन समस्त परंपराओं को विधिवत और निर्वहन किया जा रहा है और आज ये यात्रा पूर्णतया और संपन्न हुई और भगवान नृसिंह के मंदिर में आकर के जिस प्रकार से यात्रा का समापन किया जाता है विधिवत संपन्न किया गया। डोली यात्रा के साथ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पहुंचने पर स्कूली छात्रों ने डोली का भव्य स्वागत किया। वहीं स्थानीय वेशभूषा में सजी महिलाओं ने भी लोक नृत्य और संगीत से अनूठा समा बांध दिया। इस दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आज वो अंतिम क्षण है जब बद्री विशाल की यात्रा इस समय खत्म हो रही है, समापन हो रहा है। वहीं आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वो अब जोशीमठ पहुंच चुकी है। पांडुकेश्वर के योग बद्री मंदिर में उद्धव और कुबेर विराजमान हो चुके हैं। अब 6 महीने वहीं पे उनकी कुबेर और उद्धव की शीतकालीन पूजाएं होंगी। वहीं जो शंकराचार्य जी की गद्दी के दर्शन है, जो पूजा का विधान है वो यहाँ पे होगा। यहीं पे मौजूद रहते हैं आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो पवित्र गद्दी है। बद्रीनाथ धाम की पवित्र यात्रा का श्री गणेश हर साल इसी मंदिर के प्रांगण से होता है। अगले साल भी इसी परंपरा का पालन किया जाएगा और आगामी वर्ष में जो यात्रा प्रारंभ होगी फिर यहाँ से ही और पुनः वही परंपरा प्रारंभ होगी और तदनंतर पुनः यात्रा प्रारंभ होकर के मानवों की पूजा प्रारंभ होगी। भगवान
बद्रीश्वर सबके इष्ट देव हैं। भारतीय प्रजा के कल्याण और योगक्षेम के लिए तत्पर हैं और इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि समस्त भारत के इष्ट देव आप सबका कल्याण करें, सबका अभ्युदय करें, सबकी मंगल कामना मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए एक बार पुनः भगवान की जयकार करते हुए भगवान जय जय। सर्दियों के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट विवाह पंचमी के दिन बंद कर दिए गए थे। करीब 6 महीने बंद रहने के बाद आमतौर पर धाम के कपाट अप्रैल मई में खोले जाते हैं। इसकी सटीक तिथि की घोषणा वसंत पंचमी के दिन की जाती है। कमल नैन सिलोड़ी, जोशीमठ, गुड न्यूज टुडे। छूट छूट छूट। शादियों के सीजन में खरीदारों के लिए गुड न्यूज ये है कि आज ब्लैक फ्राइडे सेल शुरू हो रही है। यानी आज आपको देश के तमाम ब्रांड्स पर जबरदस्त छूट मिलने वाली है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर आप डिस्काउंट ऑफर्स का लाभ उठा सकते हैं। चाहे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, अजियो हो, नाइका या फिर टाटा, ज्यादातर शॉपिंग वेबसाइट पर हैवी डिस्काउंट की भरमार है। बाजार हो या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हर जगह आज आपको डिस्काउंट के होर्डिंग्स नजर आने वाले हैं। गारमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिवाइसेस, तमाम सेगमेंट्स में बम्पर ऑफर की भरमार है। अगर आप लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो M4 मैकबुक एयर पर मिली बम्पर ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। और अगर शादी की खरीदारी करनी है तो आज से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज ब्लैक फ्राइडे सेल है। पूरी दुनिया में लोग ब्लैक फ्राइडे सेल का इंतजार करते हैं और साथ ही ब्लैक फ्राइडे सेलिब्रेट भी किया जाता है। दरअसल थैंक्सगिविंग हर साल नवंबर के चौथे गुरुवार को ये मनाता है और अब सवाल ये भी है कि इस अनूठे उत्सव की परंपरा कैसे पड़ी और इसे ब्लैक फ्राइडे नाम क्यों दिया गया। दरअसल इसके पीछे एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है। 1950 से 60 के दशक में फिलाडेल्फिया की पुलिस इस शब्द का इस्तेमाल करती थी, लेकिन तब इसका मतलब शॉपिंग नहीं बल्कि अराजकता और भीड़ होता है, क्योंकि थैंक्सगिविंग सेरेमनी के बाद बड़ी तादाद में लोग खरीदारी और फुटबॉल मैच देखने उमड़ते थे। इस दौरान ट्रैफिक और दूसरी व्यवस्थाओं के चलते पुलिसकर्मियों पर काफी दबाव बढ़ जाता था। 1980 में खुदरा कारोबारियों ने ब्लैक फ्राइडे को सकारात्मक अर्थ दिया और डिस्काउंट की परंपरा तभी से शुरू चली आ रही है। ब्लैक फ्राइडे का कनेक्शन जिस थैंक्सगिविंग सेरेमनी से है, अब उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 99वीं सालाना मैसेज थैंक्सगिविंग डे परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान मैनहट्टन की सड़कों पर भारी संख्या में लोग इस भव्य परेड को देखने उमड़े। रंग बिरंगे गुब्बारों और भव्य झांकियों ने लोगों का दिल जीत लिया। इस दौरान जगह जगह उत्साही भीड़ ने इस परेड का ताली बजाकर स्वागत किया। Time for Nickelodeon SpongeBob SquarePants. He is back at the parade for his 22nd time, and of course, he brought his best friend, web slinging through his hometown. It's Marvel's Spider-Man. In his vivid blue and red suit, this version of the Spidey balloon is inspired by Aunt May over in Queens. तो परेड में डोरा द एक्सप्लोरर, स्पंजबॉब स्क्वारपैंट्स और स्पाइडरमैन जैसे पसंदीदा किरदार आकर्षण का केंद्र रहे। गेबीज डॉल हाउस झांकी ने दर्शकों का मन मोह लिया। To get tiny or gigantic, as the case may be, because here comes Gabby and her best friend Candy Paws from DreamWorks Animation's mega hit streaming. परेड में कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। ईजाई, ऑड्रे हुना और रे एमी ने गाना भी गाया। परेड के सबसे आखिर में सेंटा क्लॉज दिखा और क्रिसमस की खुशियों के रंग भी इस परेड में नजर आए। तो चलिए अब एक ऐसी खास साड़ी का जिक्र करेंगे जो शुद्ध रेशम की चमक से जगमगाती है, बारीक डिजाइन्स और चटक रंगों से सजी होती है। इसका नाम है पैठनी साड़ी।
जिसकी अनोखी कारीगरी उसको दूसरी साड़ियों से एकदम अलग रखती है। दरअसल महाराष्ट्रीयन महिलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी इस साड़ी को पहनते हुए वहां की परंपरा, शालीनता को दर्शाती रही हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं भारत की समृद्ध संस्कृति की एक और खास मिसाल, पैठनी साड़ी आखिर बनती कैसे है और कैसे ये आज युवाओं के लिए रोजगार और आमदनी देने का जरिया बन रही है। ये साड़ी केवल हमारे संस्कारों का हिस्सा भर नहीं, बल्कि इन साड़ियों में महाराष्ट्र की हजारों साल पुरानी परंपरा बसती है। पैठनी कला महाराष्ट्र की सदियों पुरानी परंपरा है। जिस परंपरा और कला से बुनी ये साड़ी महाराष्ट्र ही नहीं, देश की शान कही जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि एक बार बनी ये साड़ी 5 पीढ़ियों को सजाती और संवारती है। इन साड़ियों की खूबियों का किस्सा बहुत खूब है। इसके पल्लू और डिजाइन अजंता अलोरा की गुफाओं और पौराणिक कथाओं को दर्शाते हैं। पैठन कला का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ऐसे में शाही अंदाज और पीढ़ियों से चली आ रही कारीगरी की ये परंपरा जब आकार लेती है तो साड़ियों का ऐसा समृद्ध संसार रचता है। पैठनी का काम न केवल जटिल है, बल्कि ये कला बहुत बारीक है। इन साड़ियों को बुनने और उसे सजाने का परिश्रम इसे असाधारण परिधान बना देता है। ये साड़ियाँ जब सजती हैं तो ये केवल परिधान भर नहीं रह जाता, बल्कि संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक यात्रा का परिचय बन जाता है। एक तरह से कहें तो धैर्य, कुशलता और कला का संगम है ये पैठनी साड़ियाँ। इतिहास क्या है संजय? मैडम ऐसा है कि ये जो वीविंग स्टाइल है ये 2200 साल पुराना वीविंग स्टाइल है। और तब हमारे ट्रेडिंग होते थे ग्रीक्स और रोमन से, तो वहाँ से लोग आते थे हमारे पास बिजनेस करने के लिए। तो चूँकि ये 2200 साल पुराना वीविंग स्टाइल है, तब कोई टेक्निक नहीं था पैटर्न्स के बनाने के लिए। तो ये लोग क्या करते थे, नीचे से हाथ से पैटर्न्स बनाते थे। तो आज भी वैसी कला से बनाया जाता है। और उसके बाद वीवर्स को देखिए, किसी भी तरह की वीविंग में वार्प थ्रेड्स होते हैं और वेफ्ट थ्रेड्स होते हैं। तो वीवर्स को वार्प थ्रेड्स को हाथ से काउंट करके बाहर निकाला जाता है। तो वही ओरिजिनल पैठनी है। कहा जाता है कि पेशवाओं को पैठनी परिधानों से खास लगाव था। 17वीं शताब्दी में इस कला को नया आयाम मिला और धीरे धीरे इस कला और इसकी कारीगरी में नई आकृतियां शामिल की जाने लगी। आज भी बुनाई की ये परंपरा अपनी मौलिकता के साथ बढ़ी है। नॉर्मल साड़ी है 8 दिन में बनता है, वो फास्ट में बन जाती है। और जो ये है तो इसको टाइम लगता है, इसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। डिजाइन कैसे तय होता है? डिजाइन वो देते हैं, हमको बोलते हैं ये डिजाइन आपको ये जमेगा या नहीं जमेगा, पसंद आएगा। तो फिर आप सीखती हैं उस डिजाइन को? क्योंकि ये इसमें नहीं सीखते नहीं, सीखते नहीं। वो सीखने का नहीं है, वो अपने को बताते हैं। मेरे तो चॉइस है कि मैं मेरा पसंद से डिजाइन लेती हूँ, जो मेरे को अच्छा लगा वो डिजाइन लेती हूँ। आपकी फेवरेट कलर कौन सा है जिसमें बड़ा मजा आता है बनाने में? मेरा फेवरेट कलर है तो पिंक कलर है। पिंक कलर धारीदार हो, चेकदार हो या कमल और मोर और असावली जैसी छोटी छोटी बूटियों से सुसज्जित हर डिजाइन प्रकृति और भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरित है। तो किशोर, आप ये बताओ, आप कॉलेज जाते हो? यस मैम। मैं किशोर से इसलिए आपको मिलवाना चाह रही हूँ क्योंकि किशोर सुबह कॉलेज जाते हैं 12 बजे तक और 12 बजे के बाद वो यहाँ पे आते हैं पैठनी साड़ी वीव करने के लिए। ये आपने सीखा है या फिर से ट्रेनिंग मिली मुझको? यहाँ आपने ट्रेनिंग ली? यहाँ पे ट्रेनिंग मिली मुझको 3 महीने तक। हाँ, अच्छा ये बताइए, तो कितनी साड़ी अभी तक बना चुके हैं? हम 4 साड़ी 4 साड़ी बना चुके हैं। तो कॉलेज के साथ साथ ये बनाना कैसे आइडिया आया? मैम, मेरे भाई यहाँ हमारी गली मोहल्ले में लड़के काम करते हैं, यहाँ के बड़े भाई। तो उन्होंने बोला दूसरा काम करने से बेहतर ये काम आसान भी है और तेरे को पैसा भी मिलेगा और टाइम भी बचत होगा और बहुत फैसिलिटी ज़्यादा उपलब्ध मिलती है यहाँ पे। यूएन के 80 साल पूरे होने के मौके पर यहाँ पहुँचे कई विदेशी नुमाइंदों ने भी इस कला को काफी पसंद किया। मेरे साथ है इस वक्त क्रिस सारिंगटन। ये अमेरिका से आई हैं। ये अमेरिकन एम्बेसी स्कूल के साथ अटैच्ड हैं। सो हाउ डू यू फाइंड दिस आर्ट, these sarees? Are you fond of sarees? Oh, I love sarees. I actually am learning so much about the different textiles here in India, and visiting this is really special for our family. बुनाई के हिसाब से ही पैठनी की कीमत तय होती है। एक पैठनी 8000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक जाती है।
कुल मिलाकर सदियों पहले केवल राजमहलों के रनिवासों में दिखने वाली पैठनी साड़ी आज आम घरों की शान बन चुकी है। तो यहाँ जब आप आएंगे आपको यहाँ पर पैठनी मिलेगी और यहाँ की एक और कला है जिसको कहा जाता है हिमरू। देखिए ये वो दौर था जब सिल्क बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैं उस दौर के उस इरा के मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ। तो ये सोचा गया कि अगर सिल्क आप लोग बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए भी, तो कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि हर किसी के लिए इजीली एक्सेसिबल हो, जो हर कोई आराम से ख़रीद सके। तो हिमरू की इजाद हुई। अब हिमरू क्या है? हिमरू में सिल्क है और इसमें अलग अलग तरह के धागों को मिलाकर साड़ी, शॉल या जो भी आप चाहें वो सब कुछ बनाया जाता है। तो ये हिमरू है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल शुद्ध प्योर सिल्क के लिए जाना है तो यहाँ पर पैठनी साड़ी है। तो पैठनी और हिमरू आपकी चॉइस पे है और साथ ही साथ आपकी जेब पे भी है। और अब बात सिनेमा की। धनुष और कृति सेनन की फिल्म तेरे इश्क में सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फैंस को इस फिल्म का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था क्योंकि धनुष की रांझना की तरह ही इस फिल्म का भी बज़ ऑडियंस में बना हुआ था। अब देखना होगा कि दर्शकों को ये फिल्म कितना भाती है। वहीं दूसरी तरफ 3 दशक पुरानी फिल्म रंगीला दोबारा रिलीज हुई है। आमिर खान और जैकी श्रॉफ की इस फिल्म ने खूब धमाल मचाया था। उर्मिला मातोंडकर ने अलग छाप छोड़ी थी। फिल्म का ऐसा ही जलवा 30 साल बाद भी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कश्मीर में मौसम सर्द बना हुआ है। अच्छी खासी ठंड यहां पड़ने लगी है। श्रीनगर में सूरज निकलने से पहले का नजारा बेहद ही मनमोहक होता है। डल झील के किनारे हल्की धुंध छाई हुई है। लोग ठंड के एहसास में घूमने पहुंच रहे हैं। कोई डल झील किनारे वॉक कर रहा है तो कोई शिकारा से डल झील की सुंदरता को निहार रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, साथ ही बढ़ जाएगी बर्फबारी की उम्मीद। ऐसे में आने वाले दिनों में कश्मीर पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत बढ़िया है। सुबह सुबह कावा पिया है, बढ़िया गर्म लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के हम लोग ने बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे बहुत ठंड है तभी हम लोग इतने कपड़े पहने हैं। और यहाँ पे हम लोग ने शिकारा राइड की है और सुबह सुबह कावा पिया है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इधर घूमने के लिए आया था हम लोग और ठंड देखने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी इधर का नज़ारा भी अच्छा है। हम लोग पहले पहलगाम गए, उधर से फिर इधर आए। अभी और भी जगह जाना है, सोनमार्ग और गुलमार्ग, सब जगह घूमना है। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है, ठंड बहुत है इधर। केसर का नाम आते ही जहन में कश्मीर की तस्वीर सी उभरती है क्योंकि देश में केसर की खेती कश्मीर में ही होती रही है और वहां का ठंडा वातावरण केसर की खेती के लिए बिल्कुल मुफीद है। लेकिन महाराष्ट्र के संभाजी नगर की रहने वाली एक सीए के तकनीक की मदद से अपने दफ्तर में एक कमरे में केसर उगाकर ये नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। कश्मीर की सर्द वादियों में खेतों में लहलहाती केसर की फसलें दिखना तो आम है क्योंकि देश में केसर की खेती कश्मीर में ही होती है। लेकिन ये खास तब हो जाता है जब इसकी खेती गर्म इलाके में घर या ऑफिस के कमरे में होनी शुरू हो जाए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जैसे गर्म इलाके में प्रिया अग्रवाल पहाड़े ने घर के एक कमरे में केसर की खेती कर इस नामुमकिन सोच को मुमकिन कर दिखाया है। प्रिया पेशे से सीए हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ अलग करने की ठानी और कृत्रिम तरीके से केसर की खेती शुरू कर दी। एक्चुअली मेरा हमेशा से कुछ अलग करने का मन था, तो इस रिगार्डिंग थोड़ा सा इंटरनेट पे वगैरह देखा था, फिर रिसर्च किया, ये करने जैसा लगा, तो मतलब काफ़ी इंटरेस्ट आया इसमें। मैंने साल भर पढ़ाई की, ट्रेनिंग्स वगैरह ली और फिर मैंने ये करने का डिसीजन लिया। केसर की खेती के बारे में प्रिया ने पहले पूरी जानकारी ली, पुणे और कश्मीर में जाकर ट्रेनिंग ली और फिर अपने ऑफिस के एक छोटे से कमरे में सेटअप तैयार करवाया जहां तापमान को जरूरत के हिसाब से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कमरे में ठंडा वातावरण बनाए रखने के लिए एयर कंडीशनड मशीनें लगाई हैं। हवा में मौजूद अतिरिक्त नमी को हटाने के लिए डीह्यूमिडिफायर लगाए गए हैं। वर्टिकल फार्मिंग के लिए ट्रे और रैक लगाए गए हैं। केसर की खेती के लिए एयरोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसमें पारंपरिक मिट्टी की जरूरत नहीं होती। इस प्रोसेस में पौधे ट्रे में रखे जाते हैं
और उनकी जड़ों में नियंत्रित सिस्टम से पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। आर्टिफिशियली अपन कश्मीर जैसा वेदर यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लाइक टेम्परेचर वहाँ पे जैसा है वो पीरियड में उस हिसाब से मेंटेन करते हैं। लाइक फ्लावरिंग पीरियड में रात में 5 डिग्री, दिन में 10 डिग्री, प्लस ह्यूमिडिटी इस टाइम पे वहाँ पे 75 to 80 होता है, तो इस हिसाब से ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं। मराठवाड़ा में बहुत बार ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, तो उसके लिए डिह्यूमिडिफायर लगाया, ऐसे अलग अलग डिवाइस से ये करके। और सबसे मेन इसका ये है इंडोर फार्मिंग का, ये वर्टिकल फार्मिंग है, तो एक छोटी सी जगह में बहुत सारा प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे 1 एकड़ जितनी जगह में जितना हो सकता है, यहाँ पे 200 से 250 की जगह में वो हो सकता है। प्रिया का कहना है कि सेटअप पर करीब 7 से 8 लाख रुपए खर्च आया है। जितना केसर 1 एकड़ जमीन में उगाया जाता है, उतना ही मात्रा इस कमरे में तैयार की जा रही है। ये रूम बनाने के लिए एक अपने को पफ पैनलिंग करना होता है, सो दैट इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। मतलब कभी लाइट भी गई 2-3 घंटे, तो ये पफ पैनलिंग की वजह से जब रूम क्लोज्ड होता है तो टेम्परेचर जो लास्ट था वो मेंटेन होता है। उसके अलावा फिर ये जो रैक्स बनवाई, ये ट्रेज में जो बीज प्लेस करने के लिए ट्रेज खरीदी, ये सनलाइट के लिए ग्रो लाइट्स होते हैं, ये लाइट्स खरीदे, ह्यूमिडिफायर खरीदा, डिह्यूमिडिफायर खरीदा, सीड्स खरीदी, ऐसे मल्टीपल चीजों के लिए इसका खर्चा है। केसर की खेती के पहले ही प्रयास में प्रिया को कामयाबी मिली है। प्रिया का कहना है कि तकनीक की मदद से केसर की खेती पार्ट टाइम में भी की जा सकती है। पूरा सिस्टम मोबाइल पर ऑपरेट होता है, इसलिए लगातार निगरानी की जरूरत नहीं पड़ती। संभाजी नगर से इसरारुद्दीन चिश्ती के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।